हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मंथली एग्ज़ामिनेशन अक्टूबर 2024 के साइंस के पेपर को, ठीक है। विज्ञान के पेपर को भी हम लोग करेंगे, जिसमें अभी हम लोग इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इसमें आपको प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय दिया गया है, यानी कि आपको लॉन्ग आंसर लिखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाए तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी 11 से 15 मैं पाँचों क्वेश्चन का अभी आपको आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। और मैं साथ साथ समझा भी दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। प्रश्न है, कुंडली में विद्युत धारा कैसे प्रेरित की जा सकती है, यानी कि कॉइल में जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम कैसे इंड्यूस्ड कर सकते हैं। तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा। कुंडली में विद्युत धारा को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के माध्यम से प्रेरित किया जा सकता है। इसके कुछ प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला तरीका है चुंबक को कुंडली के पास ले जाना या दूर करना। जब चुंबक को कुंडली के पास लाया जाता है या उससे दूर किया जाता है तो कुंडली के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो ये पहला तरीका था। इसका मतलब हो गया कि जो आपका कॉइल है वहाँ पर आपको मैग्नेट को मूव कराना, ठीक है। पहला तरीका ये हो गया कि चुंबक को हम गति वहाँ पर दें, ठीक है। कॉइल को स्थिर रखें और वहाँ पर हम मैग्नेट को मूवमेंट दें। दूसरा तरीका है कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में हिलाना, यानी कि अब क्या करने हैं यहाँ पर कि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में अंदर बाहर हिलाया जाए या असमान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए। तो इस कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। पहले केस में कुंडली को हमने क्या किया था, स्थिर रखा था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेट को हम लोग क्या करेंगे, स्थिर रखेंगे। और कुंडली को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में हिलाते हैं तो भी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। इसके बाद तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन करना, यानी कि चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जब कुंडली के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन होता है, यानी कि कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड, जो कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर बदलता है, जैसे कि पास के विद्युत चुंबक की धारा को बदलने से, यानी कि जो नियर बाई इलेक्ट्रोमैग्नेट है अगर उसमें हम करंट को चेंज करते हैं तो कुंडली में यानी कि कॉइल में विद्युत धारा प्रेरित होती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका जो 12वां क्वेश्चन है, इसमें है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया का एक व्यापारिक उपयोग बताएं। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक उपयोग आपको बताता हूँ और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। इसका उत्तर लिखिएगा। हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, जिसमें किसी यौगिक के साथ हाइड्रोजन जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में किसी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जैसे कि अल्कीन या अल्काइन में हाइड्रोजन जोड़कर उसे संतृप्त यौगिक यानी कि अल्केन में परिवर्तित किया जाता है। ओके, अब इसका एक व्यापारिक उपयोग है। हाइड्रोजनीकरण का एक प्रमुख व्यापारिक उपयोग वनस्पति तेलों को घी में बदलने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में तेल जैसे कि सोयाबीन या पाम तेल में हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, जिससे यह घी यानी कि वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद आपका जो प्रश्न 13 है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं, कारण दें। हाँ, डिटर्जेंट का उपयोग करके जल की कठोरता का पता लगाया जा सकता है। जब कठोर जल में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो डिटर्जेंट अच्छी तरह से झाग बनाता है, जबकि साबुन का उपयोग कठोर जल में करने पर झाग कम बनता है और साबुन जम जाता है। कारण
कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील यौगिक बनाते हैं, जिससे झाग नहीं बनता है। लेकिन डिटर्जेंट के साथ यह समस्या नहीं होती, इसलिए डिटर्जेंट से झाग बनने पर जल को कठोर समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपशिष्ट पदार्थों के चक्रण को उदाहरण देकर समझाएं। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों के चक्रण को उदाहरण देकर समझाएं, मतलब आपको एक्सप्लेन करना है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल विथ एग्जाम्पल। तो बच्चों इसका उत्तर लिखिएगा। अपशिष्ट पदार्थों के चक्रण का अर्थ है अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग या पुनः चक्रण करना, ताकि उन्हें उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जा सके। जैसे उदाहरण है यहाँ पर कागज़ का पुनः चक्रण, पुराने अखबारों और कागज़ को पुनः चक्रित करके नया कागज़ बनाया जाता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण, पुरानी प्लास्टिक की बोतलों और अन्य प्लास्टिक उत्पादों को पिघलाकर नए प्लास्टिक उत्पाद जैसे खिलौने या पाउच बनाए जाते हैं। धातुओं का पुनः चक्रण, लोहे और एल्युमिनियम जैसी धातुओं को पुनः पिघलाकर नए धातु उत्पाद बनाए जाते हैं, जिससे धातु की बर्बादी कम होती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन का निर्माण एवं अवक्षय किस प्रकार होता है, यानी कि ओजोन फॉर्म कैसे होता है और डिप्लेट कैसे करता है। इसका उत्तर लिख लीजिएगा। ओजोन का निर्माण, ओजोन यानी कि O3 का निर्माण वायुमंडल में तब होता है जब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी कि UV अल्ट्रावायलेट किरणें ऑक्सीजन यानी कि O2 अणुओं पर गिरती हैं। इन पराबैंगनी किरणों से ऑक्सीजन अणु टूटकर ऑक्सीजन परमाणु O बनाते हैं और ये परमाणु दूसरे ऑक्सीजन अणु यानी कि O2 के साथ जुड़कर ओजोन O3 का निर्माण करते हैं। अब है ओजोन का अवक्षय यानी कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन। ओजोन का अवक्षय यानी कि विनाश तब होता है जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFCs जैसे रसायन वातावरण में पहुंचते हैं। CFC अणु पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आकर टूटते हैं और क्लोरीन परमाणु यानी कि Cl मुक्त करते हैं। ये क्लोरीन परमाणु ओजोन के साथ अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन यानी कि O2 में तोड़ देते हैं, जिससे ओजोन की मात्रा घट जाती है। इस प्रकार ओजोन परत का जो क्षरण है वो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को अधिक प्रवेश करने देता है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 11 से 15 तक सभी प्रश्नों का जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था उसका मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने शॉर्ट में अच्छे से आपका कम शब्दों में मैंने उत्तर लिख दिया है। आप इसको और बढ़ा के भी लिख सकते हैं और डिटेल भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट आप इसको लिख लीजिए कॉपी में, ये इनफ है। आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। आप इसे लिख के याद कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।